presented by याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, हम कौन हैं, ये शो कौन है, सब बता देंगे, पर पहले एक इश्तिहार देख लीजिए, काहे से कि वो भी हमारे लल्लन टॉप से ही जुड़ा है। आपके शहर पहुंच रहा है लल्लन टॉप, जानने यूपी का हाल, और अब आपके पास भी है मौका कि दिखाएं अपना कमाल। कूट कूट कर भरा है अगर आप में कोई हुनर, तो लल्लन टॉप को है उसकी कदर। अपनी कलाकारी के 2 सैंपल भेजिए adda.lallantop@gmail.com पर। अगर आपका काम हमें जमा तो आपकी प्रतिभा को मिलेगा मंच। जगह होगी आगरा कॉलेज ग्राउंड, तारीख 28 नवंबर, दिन रविवार, और देखने वाला सारा संसार। मंच होगा लल्लन टॉप अड्डे का, और जगह होगी आपके टैलेंट की। तो 28 तारीख को मिलते हैं आगरा में। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और इस शो का नाम लल्लन टॉप शो। हमारे देश में जब भी सरकार या सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही गई, टोटल पॉलिटिक्स चालू हो गया फौरन। किसी ने कहा सबूत दीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक की है। कांग्रेस वाले बोले सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारे दौर में भी होती थी, हम पब्लिक नहीं करते थे। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा बखान आज क्यों कर रहे हैं, क्या कोई नई सर्जिकल स्ट्राइक हो गई? कतई नहीं हुई। एक नई किताब जरूर आई है। यूपीए सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब, जिसमें जिक्र है कि मुंबई हमला, पीएम मनमोहन सिंह को दंडात्मक सर्जिकल का प्रस्ताव दिया गया था मुंबई हमले के बाद, लेकिन यह विकल्प रिजेक्ट कर दिया सरकार ने। तो क्या मोदी सरकार के पहले कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? किसी बड़े आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार या सेना का रिस्पॉन्स कैसा होता है? मनमोहन सिंह सरकार 26/11 के हमले के बाद ढीली क्यों पड़ गई? इस सब पर अब क्या पॉलिटिक्स हो रही है, बताएंगे आज के शो में विस्तार से। पर सबसे पहले दिन का वीडियो। टीएमसी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। बंगाल से बाहर के नेताओं को भी अपने साथ जोड़ा जा रहा है। आज पूर्व जेडीयू सांसद पवन वर्मा टीएमसी में शामिल हुए। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार रहे हैं, कभी उनके बहुत करीबी भी हुआ करते थे। पर 2019 में प्रशांत किशोर के साथ साथ उन्होंने भी आलोचना शुरू की, तो अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके अलावा और भी कई नाम हैं, पर उससे पहले ये जान लें कि पवन वर्मा प्रशांत किशोर के अच्छे मित्र हैं। प्रशांत किशोर जो बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी के रणनीतिकार रहे, और सब कहते हैं कि अब और भी करीबी रणनीतिकार हो गए हैं भविष्य की दृष्टि से। पवन वर्मा गए, उनके ज्वाइनिंग की वजह क्या थी? पूछा गया तो बोले टीएमसी ही देश की सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी हो सकती है। यही कुछ इसी आशय का पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व कांग्रेस नेता कीर्ति आज़ाद ने भी बयान दिया, वो भी टीएमसी में चले गए। इसके अलावा पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी और गीतकार जावेद अख्तर, इन्होंने भी दिल्ली में ममता बनर्जी से मुलाकात की। दिन के वीडियो के हवाले से ये बातें थी। अब सुर्खियां जानते हैं। पहली सुर्खी त्रिपुरा से है। पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा टीएमसी और बीजेपी का नया बैटल ग्राउंड बन गया है। शहरी निकाय के चुनाव, वहां से हिंसा, भड़काऊ बयान और गिरफ्तारियों की खबरें लगातार आ रही हैं, वैसे ही जैसे बंगाल से विधानसभा चुनाव के दौरान आती थी। फर्क इतना है, त्रिपुरा में टीएमसी और बीजेपी का रोल बंगाल के मुकाबले बदल गया है। सत्ता में बीजेपी है, तो जिस तरह के आरोप पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर बीजेपी लगाती थी, वैसे ही आरोप त्रिपुरा में टीएमसी बीजेपी पर लगा रही है। तो ये तो एक ओवरऑल बात होगी, लेकिन रविवार से ये झगड़ा ज़्यादा बढ़ा। इसकी वजह टीएमसी के यूथ विंग की अध्यक्ष और एक्ट्रेस सायोनी घोष को पुलिस ने अगरतला में गिरफ्तार किया। हत्या की कोशिश वाली धारा लगाई गई। हालांकि एक दिन बाद ही उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। आज बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। मुख्यमंत्री बिप्लब देब के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की शिकायत। टीएमसी क्या बोल रही है इस पर कि बीजेपी उनके कार्यकर्ताओं और वोटर के साथ मारपीट कर धमका रही है। टीएमसी ये झगड़ा दिल्ली भी ले आई। इसके नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात कर त्रिपुरा सरकार की शिकायत की। अब तक ममता बनर्जी की भी प्रधानमंत्री से कल मुलाकात होनी है। तो कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि सीएम भी पीएम के सामने ये मुद्दा उठाएंगी। चुनाव एक हफ्ते टालने की मांग के साथ साथ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। कोर्ट को बोला डर से त्रिपुरा में माहौल खराब है। सीपीएम ने तो उम्मीदवार वापस ले लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव टालने की इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने त्रिपुरा के डीजीपी को प्रचार, वोटिंग और काउंटिंग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अपील को खारिज करने के साथ साथ त्रिपुरा में 25 नवंबर को 20 शहरी निकायों के चुनाव हैं
अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 13 म्यूनिसिपल काउंसिल, 6 नगर पंचायत। इसमें से 4 म्यूनिसिपल काउंसिल और 6 नगर पंचायत बीजेपी ने निर्विरोध जीत लिए हैं, यानी 334 सीटों में लगभग 1/3 बीजेपी के पास हैं। इन पर बाकी पार्टियों के नेताओं ने पर्चा नहीं भरा। अब ये पर्चा कब नहीं भरा जाता है, बंगाल से हमें पर्याप्त उदाहरण मिल चुके हैं, त्रिपुरा से भी आ रहे हैं। बची सीटें 222 जिन पर चुनाव होने हैं, इनमें से 120 पर टीएमसी के कैंडिडेट ने पर्चा भरा है। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद टीएमसी अपना फुटप्रिंट लगातार त्रिपुरा में बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसे लग रहा है कि बगल के राज्य में उसके लिए राजनीतिक जमीन उर्वर है। सीपीएम कमजोर हुआ है, स्पेस खाली है, टीएमसी उसे भर सकती है, इसलिए वो निकाय चुनाव में जोर लगा रही है। त्रिपुरा में 2023 की शुरू में विधानसभा के चुनाव हैं और ये दल उसकी तैयारी में भी लगा है। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नए आवास या बंगलों के खिलाफ दायर एक और याचिका को खारिज कर दिया। एक और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ पहले भी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। आज वाली याचिका में तर्क क्या था? प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास जिस प्लॉट पर बन रहे हैं वो हरित क्षेत्र है, यानी मनोरंजन क्षेत्र की कैटेगरी में आता है। उसको रेजिडेंशियल एरिया में तब्दील करना गैर कानूनी है। इस याचिका पर जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT कुमार की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता से कहा, यह नीतिगत निर्णय है, अवैध कैसे? ये भी पूछा कोर्ट ने कि क्या आम लोगों से सुझाव लेना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का घर कहाँ बने, और ये भी पूछा कि अगर प्रस्तावित जगह पर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का घर नहीं बन सकता तो कहाँ बन सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा, हर चीज़ की आलोचना हो सकती है, पर थोड़ा रचनात्मक तरीके से करिए। इन टिप्पणियों के साथ साथ याचिका खारिज। तीसरी सुर्खी कृषि कानूनों से जुड़ी है। आपको याद होगा इसी साल जनवरी में जब सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर स्टे लगाया था, तब 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। काम दिया था, किसान संगठनों से बात करो, कृषि कानूनों पर रिपोर्ट दो। रिपोर्ट दी जा चुकी थी, अब तक पब्लिक नहीं हुई। आज कमेटी के मेंबर अनिल घनावत ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी और कहा रिपोर्ट पब्लिक की जाए। ये भी कि संसद सत्र में जब कानून खत्म हो जाएंगे तब रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए पहले ही इसे पब्लिक किया जाए। अनिल घनावत महाराष्ट्र के किसान संगठन शेतकारी संगठन से जुड़े हैं। आखिरी सुर्खी में बात यूपी की। इसकी राजनीति में आज सबसे बड़ी सुर्खी बनाई राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मीटिंग ने। दोनों लोग पहले भी कई बार साथ चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, पर आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई थी, आज भी नहीं हुई। पर दोनों ने एक दूसरे के साथ तस्वीर ट्वीट कर संकेत दिया कि बातचीत सकारात्मक है। खबरें ये हैं कि सीटों पर गरारी फंसी थी, 36 पर सहमति बन पा रही है। लोकदल 50 मांग रहा था, सपा 25 दे रही थी। ऐसे में 3 दर्जन सीटों पर समझौते का फॉर्मूला निकला है, पर पेच फंसा है पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर जहां सपा और रालोद दोनों मजबूत स्थिति में, करीब 12-13 के लगभग सीटें हैं। इसके अलावा रालोद तराई की उन सीटों पर भी दावा ठोक रहा है जहां किसानों के वोट निर्णायक भूमिका में है। दोनों की तरफ से गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 22 नवंबर यानी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर होनी थी, पर सीटों की रस्साकशी के चलते अब तक इस बारे में अनाउंसमेंट नहीं हुआ। खबर यह भी आई कि 24 तारीख को दोनों नेता फिर बैठेंगे और तब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक घोषणा हो। अब बात लोकसभा चुनाव में सपा की सहयोगी रही बसपा की। बसपा प्रमुख मायावती ने आज प्रदेश की सभी 85 सुरक्षित सीटों के विधानसभा अध्यक्षों की, ये उनके यहाँ एक पद होता है बसपा में, बैठक को संबोधित किया। कहा 2007 से 12 तक यूपी में जो विकास कार्य कराए गए उन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए एक फोल्डर तैयार किया गया है। पार्टी कार्यकर्ता इसको लेकर गांव-गांव जाएं। आरोप लगाया कि सपा और बीजेपी ने उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य शुरू हुए थे उनको अपना बता दिया। ऐसे में लोगों को बताना जरूरी है कि ये बसपा का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फोल्डर ही पार्टी का एजेंडा होगा। सपा बसपा के बाद अब सत्तारूढ़ भाजपा की बात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को सपा का एजेंट बताते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। दरअसल बीते दिन 22 नवंबर को बाराबंकी में ओवैसी ने CAA कानून वापस लेने की मांग की थी और कहा था ये नहीं हुआ तो यहाँ भी शाहीन बाग बना देंगे। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करने वालों से निपटना अच्छी तरह से जानती है। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर
शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे कहां से? सयानों ने कहा है किताबों से। किताबें जिन्हें पढ़ने में लगाया गया वक्त कभी जाया नहीं होता, लेकिन जो किताबें पढ़ने वालों के काम की होती हैं, क्या लिखने वालों का नुकसान कर देती हैं? सयानों के पास इस बात का जवाब नहीं था, पर कांग्रेस के पास है। वो कहती है हाँ, हाथ किताब लिखने से भी जल सकते हैं। सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर बवाल थम ही रहा था कि एक दूसरे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर बवाल हो गया, वो भी तब जब किताब लॉन्च भी नहीं हुई। इस किताब का नाम है 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इम्पैक्टेड इंडिया। रूपा पब्लिकेशन से ये किताब आ रही है, 1 दिसंबर को लॉन्च होगी। मनीष तिवारी ने ट्विटर पर एक छोटा सा लेख साझा किया जिसमें किताब का विषय और मकसद समझाने की कोशिश। इसके मुताबिक किताब में बीते 2 दशकों में यानी साल 2000 से 2020 के दरमियान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर गौर किया गया। हर हमले और उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया को आलोचनात्मक नजर से देखा गया। कूटनीति और खुफिया रणनीति का मूल्यांकन किया गया। आखिरी में सुझाव हैं 21वीं सदी की चुनौतियों को देखते हुए भारत की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को कैसे मजबूत किया जा सकता है। एकदम भारी भरकम मकसद, और इसकी पूर्ति के लिए मनीष तिवारी ने 304 पन्ने लिख दिए। पर अभी के लिए हमारे पास हैं किताब के अंश, जिन्हें उन्होंने किताब के मकसद वाले लेख के साथ ट्वीट किया। अब इस पर मचा बवाल। इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास फिलहाल अंश ही हैं, और उसमें भी 3 टिप्पणियां। पहली टिप्पणी का ताल्लुक है अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से। मनीष कहते हैं कि सोवियत संघ के बाद अमेरिका की हार ने सभी तरह के उग्रवादियों और आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा दिया है। इसमें इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का नाम शामिल है। इसका परिणाम हमें जम्मू कश्मीर और पंजाब में देखने को मिल सकता है। दिस इज कमेंट नंबर 1। ये एक ऐसी टिप्पणी है जिसमें शायद ही कोई गैर इत्तेफाकी रखे। किसी भी विचार परंपरा से आने वाला एक्सपर्ट ये बात मानता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का आना भारत के लिए एक नई तरह की चुनौती पेश करता है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर। दूसरी टिप्पणी में मनीष तिवारी कहते हैं कि जुलाई 2018 में मोदी सरकार ने चीन को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही माउंटेन स्ट्राइक कोर के गठन को स्थगित कर दिया। कारण दिया आर्थिक तंगी का। मनीष कहते हैं अगर माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन हो जाता और वो तैनात होती तो 2017 के डोकलाम विवाद समेत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेश आ रही दूसरी चुनौतियों से बचा जा सकता था। माउंटेन स्ट्राइक कोर न बनाकर मोदी सरकार ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा नुकसान पहुंचाया। माउंटेन स्ट्राइक कोर को बनाया जाना या ना बनाया जाना एक लंबी और घुमावदार बहस में निहित है। हम इस पर लौटेंगे भी, लेकिन फिलहाल चलते हैं मनीष की आखिरी टिप्पणी पर, जहां से ये पूरा विवाद उठकर खड़ा हुआ। ट्विटर पर साझा इस तीसरी टिप्पणी में मनीष तिवारी कहते हैं कि एक ऐसा देश जो सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने में जरा भी संकोच ना करता हो, उसे लेकर संयम दिखाना ताकत की नहीं, कमजोरी की निशानी समझी जाती है। कभी कभी हमें शब्दों में नहीं, अपने काम से संदेश देने की जरूरत होती है। 26/11 के हमलों के बाद ये कर दिया जाना चाहिए था। मुझे लगता है भारत को अपने 9/11 के बाद एक काइनेटिक रिस्पॉन्स देना चाहिए था। मनीष इस टिप्पणी में 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों को भारत का 9/11 बताते हैं और दलील देते हैं कि जिस तरह 9 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने अपने गुनहगारों को पनाह देने वालों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, वैसा ही कदम भारत को भी उठाना चाहिए था। काइनेटिक रिस्पॉन्स से तात्पर्य क्या और कितना है ये मनीष बता सकते हैं, लेकिन ये साफ है कि वो महज कूटनीति की जगह ठेठ बल प्रयोग की बात कर रहे हैं। मिसाल के लिए सेना का प्रकट या अप्रकट इस्तेमाल। हम जानबूझकर यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि इससे बात फिसलने का डर रहता है। अब आप आगे समझें कि हम क्या कह रहे हैं। 26/11 के हमलों के बाद यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार की प्रतिक्रिया की बहुत आलोचना हुई। मुंबई पुलिस, नौसेना, सेना और एनएसजी के ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के 9 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। भारत के पास अकाट्य सबूत थे। ये सब पाकिस्तान की ज़मीन से ही नहीं हुआ, इसमें पाकिस्तान के डीप स्टेट की भूमिका भी रही। पर देश पूछता रहा कि सरकार अब क्या कार्रवाई करेगी, और देश पूछता ही रह गया। सबसे हैरत अंगेज खुलासा कुछ वक्त बाद हुआ जब पता चला कि वायुसेना ने मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया था, पर मनमोहन सिंह की सरकार फैसला नहीं कर पाई। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ने सेवानिवृत्ति के बाद कई बार ये बात खुलकर स्वीकार की कि वाकई ऐसा हुआ था। एयरफोर्स तैयार थी, पर मनमोहन सिंह सरकार आदेश नहीं दे पाई और बिना आदेश के हमारी सेना के हाथ बंधे रहे।
इस बारे में हमने रक्षा पत्रकार संदीप उन्नीथन से बात की। संदीप 1971 के बांग्लादेश युद्ध और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के खिलाफ पाकिस्तान के डीप स्टेट द्वारा चलाए गए छद्म युद्ध के मामले में एक्सपर्ट माने जाते हैं। सुनिए उनकी बात। उस वक्त 26/11 के बाद ठीक 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई सरकार में। प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था इस मीटिंग को। सारे टॉप ऑफिशियल्स उस मीटिंग में शामिल थे। इंटेलिजेंस विंग के सर्विस चीफ्स थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे उस मीटिंग में। वहां पर पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उस वक्त, उन्होंने ऑप्शंस मांगे कि हम क्या कर सकते हैं। और ये उस वक्त की बात है जब ऑपरेशंस अभी भी चल रहे थे ताज होटल में। तब उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एयर चीफ जो है, हमारे जो एयरफोर्स के चीफ उस वक्त के फाली मेजर, उन्होंने कहा कि आप मुझे टारगेट्स दे दीजिए टेरर ट्रेनिंग कैंप्स के पाकिस्तान में, पीओके में। मेरे जेट 16 घंटे के अंदर जाके उसे बॉम्ब कर देंगे। उन्होंने ऐसे एक साफ स्पष्ट एक ऑप्शन दे दिया सरकार के पास। और ये काफी लोगों को उस वक्त वो सरप्राइज हो गए थे कि ये कैसे, कहां से आ गए। क्योंकि आर्मी चीफ ने, जो उस वक्त एक्टिंग आर्मी चीफ थे, वाइस चीफ थे, उन्होंने कहा कि देखिए मैं वेट करना चाहता हूं जब आर्मी चीफ वापस आएंगे साउथ अफ्रीका के दौरे से, तब हम बात करेंगे। नेवी चीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन सिर्फ एयरफोर्स चीफ उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि मैं तैयार हूं, मेरी एयरफोर्स तैयार है, आप मुझे टारगेट्स दे दीजिए, मैं बॉम्ब कर दूंगा। और उसके बाद दूसरी जो मीटिंग हुई वो 2 दिसंबर को हुई, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस वक्त के एम.के. नारायणन, उन्होंने बहुत डिटेल में ऐसे ऑप्शंस सरकार के सामने रखे। वो एयर स्ट्राइक्स भी थे उसमें, कमांडो रेड्स की बात की, कोवर्ट एक्टिविटीज की भी उन्होंने मेंशन की कि हम कैसे एलईटी लीडरशिप को टारगेट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसे करीब 6 या 7 ऑप्शंस उन्होंने सरकार के सामने रखे थे। लेकिन सरकार ने सारे जो है उस वक्त प्राइम मिनिस्टर और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे एंटनी साहब थे, उन्होंने सब ऑप्शंस को स्टडी किया और उन्होंने ये फैसला लिया कि हमें काइनेटिक ऑप्शंस कुछ यूज नहीं करने हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर से हम काम चला लेंगे, यूएस को बोलेंगे और वगैरह दूसरे कंट्रीज के थ्रू वो प्रेशर लगाएंगे पाकिस्तान पे एक्ट करने के लिए। और हमें ये याद रखना चाहिए निखिल कि उस वक्त जो है पाकिस्तान में जो सरकार थी वो मिलिट्री सरकार नहीं थी, वो इट वाज अ सिविलियन गवर्नमेंट जिसके प्रेसिडेंट जरदारी थे। तो मुझे शायद लगता है कि उस वक्त की सरकार की का यह सोच था कि अगर वो कोई ऐसे काइनेटिक ऑप्शंस लेते तो सिविलियन गवर्नमेंट को तकलीफ होती, उनको परेशानी हो जाती। और हमेशा एक तरह से एक पैटर्न रहा है कि जब भी कोई बड़े हमले होते हैं या कोई बड़ी ऑपरेशन, पिछले 30 साल की बात कर रहा हूँ, कारगिल हो या 26/11 हो या 2001 हो, हमेशा एक सिविलियन लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं और मिलिट्री उनके पीछे छुप के हमला करती है। 2001 में तो मिलिट्री डिक्टेटर था, दैट्स ओनली एक्सेप्शन, जनरल मुशर्रफ थे कुर्सी में। लेकिन बाकी के सारे अगर आप हमले देखोगे 1993, 2006, 2008 में हमेशा एक सिविलियन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर सामने खड़ा होता है, उनके पीछे से मिलिट्री वार कर रही है और उनकी डीप स्टेट। तो आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट रीजंस व्हाई दे डिड नॉट स्ट्राइक, लेकिन ये हो सकता है कि हमें उनकी ये सोच रही होगी कि हमें उस पाकिस्तानी सिविलियन लीडरशिप को वीक नहीं करना चाहिए। मनीष तिवारी की किताब में चाहे जो लिखा हो, लेकिन इस 6 लाइन की एक टिप्पणी ने पुराने जख्मों को कुरेद दिया और बीजेपी ने तत्परता से इसे लपका भी। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। गौरव के मुताबिक मनीष तिवारी की टिप्पणी एक कबूलनामे की तरह थी।
उनका समर्थन भाजपा के तमाम दूसरे पदाधिकारियों ने और आईटी सेल वाले अमित मालवीय और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी किया। इसके जवाब में मनीष तिवारी ने एक ट्वीट और किया, कहा कि 304 पन्नों की किताब में से एक टिप्पणी पर भाजपा की प्रतिक्रिया ने उन्हें हैरान किया। ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो इसी तरह की प्रतिक्रिया किताब की उन बातों पर भी करेंगे जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर उनके कामों का मूल्यांकन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा मसला है जिस पर राजनीतिक बहस का ना तो कोई और होता है ना छोर। एक पार्टी के लिए सेल्फ गोल, दूसरी के लिए मौका जिसमें विरोधी को धर के लपेटा जा सके। पर क्या इस बहस का दायरा सिर्फ एक ट्वीट और 2 बयान तक ही होना चाहिए, या फिर इसी बहाने हमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को लेकर भारत के बदलते रुख पर चर्चा करनी चाहिए। इसी सवाल ने हमें प्रेरित किया कि हम पिछले 2 दशकों की बड़ी घटनाओं और उस पर भारत की प्रतिक्रिया पर नजर डालें। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने दर्जनों तरह की चुनौतियां हैं, पर 2 को हम प्रमुख मान सकते हैं। पहला, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और दूसरा, चीन का विस्तारवाद। साल 2000 से लेकर 2020 के दरमियान ज़्यादातर वक्त हम पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जूझते रहे। चीन हाल के बरसों में चुनौती बना एग्रेसिवली। आइए कुछ घटनाओं पर नज़र डालते हैं, पर पहले आपको समझना होगा कि 21वीं सदी की शुरुआत में माहौल था कैसा। भारत और पाकिस्तान दोनों अपने यहाँ परमाणु परीक्षण कर चुके थे, इसलिए सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को लगता था कि अब दोनों के बीच सैन्य टकराव नहीं होगा। सबको एस्केलेशन का डर था कि कहीं बात सैन्य टकराव से बढ़कर परमाणु धमाके तक न पहुंच जाए। कारगिल की लड़ाई ने इस थ्योरी को गलत साबित किया। भारत के पास परमाणु बम था, बावजूद इसके पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ सेना का इस्तेमाल किया। याद करिए, तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने साफ निर्देश दिया था, पाकिस्तानियों को खदेड़ा जाएगा, लेकिन हमारी सेना ना ही नियंत्रण रेखा पार करेगी और ना ही किसी दूसरे मोर्चे पर लड़ाई छेड़ेगी। ये संयम भी था और सतर्कता भी, ताकि परमाणु आपदा टाली जा सके। पाकिस्तान कारगिल में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कारगिल 20वीं सदी की लड़ाई थी और 20वीं सदी के तौर तरीकों से लड़ी गई लड़ाई। 21वीं सदी में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी खुराफातों का तरीका बदला। तब तक हमने उग्रवाद के नाम पर पूर्वोत्तर का नाम सुना था, आतंकवाद के नाम पर पंजाब या कश्मीर का। इन दोनों जगह आतंकवाद के पनपने की वजह फिर भी समझी जा सकती थी, लेकिन सब कुछ अचानक बदल गया। कहीं भी हमले होने लगे, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद। पहली बड़ी घटना 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुआ हमला। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया। हमला करने वाले 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और संसद के स्टाफ के 9 लोग शहीद हुए। इसके बाद भारत ने सीमा पर एक बड़ा सैन्य जमावड़ा किया, लेकिन मनीष तिवारी के शब्दों में कहें तो काइनेटिक रिस्पॉन्स नहीं दिया जा सका। त्वरित जवाब और प्रभावी जवाब। इसके बाद हमलों की लंबी फेहरिस्त है। 24 सितंबर 2002 को गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ। त्वरित कार्रवाई यहां पर हुई, लेकिन काइनेटिक नहीं हो पाई। 2007 से लेकर 2013 तक यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार लगातार बम धमाके हुए। इनके पीछे इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों का नाम आया। कहने को भारत की ज़मीन से काम करते थे, पर वैचारिक खाद पानी कहाँ से मिलता था, अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। 2008 के मुंबई हमलों की बात हम पहले ही विस्तार से कर चुके हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की गद्दी गई, सुशील शिंदे की भी रवानगी हुई देर सवेर, और उसके बाद जब पी चिदम्बरम आए तो कहा जाता है, सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि एक एक्शन प्लान बना और सख्ती हुई, जिसे आगे वाली सरकार ने भी कायम रखा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा असमंजस था जो हमें सीमा पार आतंकवादियों और आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से रोकता रहा। पहले हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी रही है पिछले 30 साल से ज्यादा। क्या स्ट्रैटेजी थी, और उनका स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल था, एक सोर्ड एंड शील्ड स्ट्रैटेजी है। और वो शील्ड ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स की शील्ड उन्होंने बना ली थी करीब अर्ली 80s में, जब उनके पास बम के जो सारे कंपोनेंट्स है वो आ गए थे और टेस्टेड बॉम्ब डिजाइन भी उनके पास आ गया था। तो जब उनको ये पूरी तरह से एहसास हो गया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो उसके बाद उन्होंने ये पूरी जो टेररिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोवर्ट एक्टिविटीज शुरू कर दी है। पहले पंजाब में, उसके बाद जम्मू और कश्मीर में। उनको पूरी तरह ये पता था कि इनके न्यूक्लियर वेपन होने के बाद, उनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स आने के बाद शायद भारत की जो रिटेलिटरी ऑप्शंस है वो कम हो जाएंगे। और वो एक तरह से वो समझने में उन्होंने बहुत क्या कहते हैं, होशियारी दिखाई है। लेकिन हमें कुछ देर लगा इस बात को समझने में कि कन्वेंशनल वॉर के नीचे भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो एक्सरसाइज किए जा सकते हैं।
2001 में जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था तो इन ऑप्शंस को डिस्कस नहीं किया गया था। उन्होंने एक तरह से जहां पे एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने की हमें जरूरत थी, हमने पूरे हथौड़ा यूज करने का सोचा, जो कन्वेंशनल डिप्लॉयमेंट के तौर पे हमने डिप्लॉय किया। लेकिन अब वक्त के गुजरने के बाद अब लोगों को एस्टैब्लिशमेंट में ये समझ आ गई है कि सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हो या कमांडो अटैक्स हो, इस तरह के ऑप्शंस काफी अट्रैक्टिव है जबकि आपको रिटेलिएट करने हो। शॉर्ट ऑफ वॉर ऑपरेशंस अदर देन वॉर जो है थ्रेशोल्ड के नीचे, क्या क्योंकि दोनों गवर्नमेंट्स को तो एहसास है ही कि न्यूक्लियर पावर्स है, अगर कोई इफ देयर इज एन एक्सीडेंटल यूज ऑफ कन्वेंशनल फोर्स, वो एस्केलेट हो सकता है। तो इसीलिए बिलो द एस्केलेटरी थ्रेशोल्ड इस तरह के ऑपरेशंस अब बहुत it has been embedded in the thinking now, more recently in the last 5 or 6 years. 2014 में आई नरेंद्र मोदी सरकार, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करने वाली सरकार। जून 2015 में NSCN खापलांग के उग्रवादियों ने जब मणिपुर में 6 डोगरा रेजिमेंट के जवानों के काफिले पर हमला किया और 18 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, तो 5 दिन बाद ही इस घटना के सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया कि हमने हमले के दोषियों को म्यांमार के जंगलों में जाकर मार गिराया। यह था भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी बड़े स्तर पर चर्चा हुई। घर में घुसकर मारने के मुहावरे का मतलब ही बदल गया। संदेश दिया गया, भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है, परेशान किया तो नतीजा भुगतोगे। लेकिन पूर्वोत्तर का उग्रवाद पंजाब या जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से अलग है। इस मोर्चे पर भारत को पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर स्टेट से निपटने की आवश्यकता नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट में वही असमंजस जो वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक को परेशान करता रहा, इसकी वानगी हमने अगले ही महीने देखी। जुलाई 2015 में गुरदासपुर में आतंकवादी हमला हुआ। 3 आतंकवादी मारे गए, लेकिन 3 आम लोग भी मारे गए। 4 पुलिस वाले भी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन काइनेटिक ऑपरेशन नहीं हुआ। जनवरी 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला किया। एक बार फिर सभी 5 आतंकवादी मार दिए गए, एक आम नागरिक की जान गई, 7 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, पर यहाँ भी काइनेटिक ऑपरेशन नहीं हुए। पर फिर भारत ने अपना रुख बदला। 2016 के सितंबर में उरी में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला किया। सेना के कैंप में निहत्थे जवानों पर गोलियां बरसाकर 19 जवानों की जान ली। इस बार सेना ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। पहले तो 4 आतंकवादियों को परलोक पहुंचाया, पर बात यहीं खत्म नहीं की। 28 सितंबर को भारत ने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की, और सिर्फ स्ट्राइक नहीं की, भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात देश और दुनिया को बताई। और यहीं से हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को हवा होते देखते हैं कि कुछ मत करो वरना पाकिस्तान बम दाग देगा। भारत ने लकीर खींच दी थी कि अगर पाकिस्तान अपने छद्म युद्ध में एक सीमा को पार करेगा तो उसे नतीजा भुगतना होगा। फिर आता है 2019 की फरवरी में हुआ पुलवामा आत्मघाती हमला। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने बारूद से भरी एक वैन CRPF के काफिले से टकराई। 40 जवानों की जान गई। आतंकवादियों पर त्वरित कार्रवाई भी हुई और 26 फरवरी को भारत ने न सिर्फ नियंत्रण रेखा पार की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भी पार जाकर पाकिस्तान की जमीन पर बने आतंकवादी कैंप पर बम गिराए। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक 1971 के बाद पहला मौका था जब भारत ने पाकिस्तान की सीमा में भारतीय वायुसेना को भेजा। तो ये बात निर्विवाद है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भारत का काम करने का तरीका बदला तो है। इस बदलाव को कैसे समझना चाहिए, सुनिए एक्सपर्ट्स की राय। निखिल, आतंकवाद जो है, अगर आप कश्मीर में सीमित आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो ये करीब 30 साल से चलता आ रहा है और इसके कई फेजेस हैं। पहले जो था वो कश्मीर तक सीमित था ये आतंकवाद। उसके बाद जो हुआ 2001 के बाद, यानी लगभग 20 साल पहले, ये आतंकवाद भारत के और प्रदेशों में फैलता गया। आतंकवादी आने लगे और जैसे कि पार्लियामेंट पे हमला हुआ दिसंबर 2001 में, उसके बाद अक्षरधाम पे भी हमले हुए 2002 में, और फिर सबसे बड़ा जो हमला हुआ था वो 26/11 की अटैक था, वो मुंबई पे जो हमला हुआ था। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कैसे कि क्योंकि जब तक ये आतंकवादी हमले जो थे कश्मीर तक सीमित था, तब सरकार को कोई ऐसी परेशानी नहीं थी क्योंकि उसने एक तरह से इसे मैनेज कर लिया था।
लेकिन जब ये पाकिस्तान के डीप स्टेट को ये पता लगा कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ चोट नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इन आतंकवादी हमलों को एक तरह से स्प्रेड कर दिया भारत के अलग देशों और प्रांतों में और शहरों में। और ये 26/11 का सबसे बड़ा जो हमला था, जिसमें 180 से भी ज्यादा लोग मरे थे। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1993 के हमले भी हुए थे, जिसमें 13 सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जिसमें करीब 250 लोगों की जानें गई। लेकिन वो एक तरह से एक ब्लैक स्वॉन इवेंट रहा। लेकिन अगर आप देखोगे कि 2001 के बाद ये बहुत सारे ऐसे हमले हैं जो भारत के अलग अलग स्टेट्स में और सिटीज में स्प्रेड होने लगी। तो पहले जो था, भारत सरकार को इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। जैसे कि मनीष तिवारी बताते हैं, 26/11 के बाद कोई रिस्पॉन्स मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन जब अब ये नई सरकार जो आई है 2014 के बाद, उन्होंने पहले 2 हमले देखे इस तरह के, एक गुरदासपुर में और दूसरा जो था पठानकोट में। 2 ऐसे बड़े हमले हुए। तीसरे हमले पे, यानी कि उरी के जो हमला हुआ था 2016 में, उसके बाद हम देखते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, इन्फेंट्री को भेजा गया, इंडियन आर्मी यूनिट्स को भेजा गया क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और फिर 2019 में जब हम पुलवामा के जो सुसाइड बॉम्ब अटैक में 20 जवान शहीद हो गए, उसके बाद पहली बार 1971 के बाद एयरफोर्स को भेजा जाता है बालाकोट के एक टेरर ट्रेनिंग कैंप पे अटैक करने के लिए। तो इससे ये साफ हमारे सामने ये आता है कि अब जो है स्थिति एक तरह से बदल गई है और एक तरह से एक थ्रेशोल्ड बना गया है कि अगर आप एक बड़े अटैक करते हो, एक बहुत ही सेंसेशनल अटैक करते हो, चाहे वो कश्मीर में हो या कश्मीर के बाहर, तो इसके लिए जवाबी कार्रवाई हम जरूर लेंगे। इस तरह की एक तरह से हमारी जो है एटीट्यूड जो है, सरकार की एटीट्यूड बदल गई है। लेकिन ये अटैक्स की जो सबसे बड़ी जो खास बात ये है, अगर आप उरी की बात करते हो या फिर पुलवामा के बाद वाले जो हमले किए या फिर म्यांमार की जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, वो इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो है पॉलिटिकल रिजॉल्व दिखाती है कि जब सरकार एक अनाउंस करती है, आप एमईए के स्पोक्सपर्सन के थ्रू या डीजीएमओ से वो अनाउंस करवाती है कि हमने ये स्ट्राइक्स कैरी किए, तो एक तरह से एक पॉलिटिकल मैसेजिंग इसको के तौर पे इसको देखा जा सकता है कि सरकार ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि देखिए, अगर आप ऐसे करोगे एक्शंस तो हम जवाबी हमला जरूर करेंगे। काइनेटिक ऑप्शंस हमारे पास है और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से एक सिग्नलिंग की बात है, पॉलिटिकल रिजॉल्व की बात है। और ये बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी हम जब देखते हैं कि जब विंग कमांडर अभिनंदन को कैप्टिवेट बंदी बनाया जाता है, उसके बाद भी भारत सरकार एक तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजती है पाकिस्तानी सरकार को, और उन्हें कहते हैं कि अगर हमारे पायलट को कुछ हो गया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से उनको वापस करना पड़ रहा है विंग कमांडर अभिनंदन को। तो इससे हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल रिजॉल्व है, पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, मैसेजिंग है, वो लगातार एक तरह से कंसिस्टेंट रही है कुछ सालों से। संदीप, इस एटीट्यूड में जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, ये तो मतलब दिस इज बियॉन्ड डिबेट कि सरकार ने वो इच्छा शक्ति तो दिखाई है कि अब वो काइनेटिक ऑपरेशंस में ना सिर्फ उसकी बात करते हैं बल्कि उनको एग्जीक्यूट भी करते हैं। इनका कितना असर हमने पड़ते हुए देखा है नेशनल सिक्योरिटी पे? मतलब आप उसको कैसे रेट करेंगे कि ये जो एटीट्यूड में जो चेंज हुआ है उसने हमें कितना सुरक्षित बनाया है पहले की तुलना में? निखिल, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आतंकवाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जो जिसको हम कहते हैं मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर है, वो आज तक लगातार चलता आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आया उसमें। हाँ, सिर्फ अगर बदलाव आया है कि उसमें ये है कि इंडिया के कश्मीर के बाहर वाले जो अटैक्स हैं वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, ना के बराबर हैं। जो भी अटैक्स हुए हैं वो कश्मीर के अंदर ही हुए हैं,
और उसमें भी हम देखते हैं कि ज्यादा पुलवामा स्टाइल के जो सुइसाइड बॉम्बिंग तरह के अटैक्स बहुत कम हो गए हैं। ज्यादातर छोटे छोटे मुठभेड़ होते हैं जिसमें बहुत सारे जाने नहीं जाती है, क्योंकि और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है उनको भी ये एहसास हो गया है कि एक तरह से एक थ्रेशोल्ड बन गया है कि अगर आप बड़े स्ट्राइक्स करोगे कश्मीर के अंदर भी तो इसकी जवाबी कार्रवाई होगी, कोई रिटेलिएटरी काइनेटिक अटैक्स हो सकते हैं। अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि क्या माउंटेन स्ट्राइक कोड न बनाकर मोदी सरकार ने देश का अहित किया है। संक्षेप में बात यह है कि सेना में टुकड़ियां दो तरह की हो सकती है, रक्षात्मक जो आने वाले हमले को रोके और आक्रामक जो हमला करने के काम आए। भारत की ज्यादातर माउंटेन डिवीजन चीन सीमा पर तैनात है, रक्षात्मक भूमिका में है। जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार के समय में माउंटेन स्ट्राइक कोर का विचार आया। ऐसी टुकड़ियां जिनमें तकरीबन 90,000 सैनिक हों जो पहाड़ों पर दुश्मन पर हमला बोल सकें। फिलहाल इस कोर की रेजिंग या स्थापना स्थगित है। 2 डिवीजन बनाए गए हैं जो पूर्व पश्चिम में तैनात हैं। तो क्या मोदी सरकार ने कोर की स्थापना को रोककर चूक की? सुनिए। निखिल, मैंने वो देखा है उस एक्सर्प्ट को जिसमें मनीष तिवारी ये बात कहते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि माउंटेन स्ट्राइक कोर जो है वो कांग्रेस के समय या यूपीए सरकार के समय उसको अप्रूव किया गया, लेकिन उस स्ट्राइक कोर की जो फंडिंग है उसमें उन्होंने बिल्कुल केटर नहीं किया था। उन्होंने आर्मी को कहा कि आप अपनी इंटरनल रिसोर्सेज से इसे रेस कर दीजिए, पैसा हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से इस स्ट्राइक कोर की जो डिसीजन है इस सरकार के सामने आ गई थी। अब की जो एनडीए सरकार है उन्होंने जब उसको एग्जामिन किया तो उन्होंने इसकी जो इम्प्लीकेशन जब स्टडी किया उनको लगा कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उन्होंने उसको एक तरह से फ्रीज कर दिया था। और ये एक बहुत ही विवादित मसला है। अगर आप विद इन द आर्म फोर्सेस भी अगर बहुत सारे लोगों को आप पूछोगे, खास करके एयरफोर्स और नेवी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा इस स्ट्राइक कोर की कोई जरूरत नहीं थी। इंडियन आर्मी को सिर्फ अपने जो एग्जिस्टिंग स्ट्राइक कोर है उसको रीडिप्लॉय करना चाहिए था। तो दैट इज एनीवे इट्स अ लॉस्ट डिबेट। लेकिन अगर उनका शायद ये कहना है कि अगर स्ट्राइक कोर हमारे पास होता आज के तौर पे तो लद्दाख के जो इंसिडेंट्स है वो नहीं होते। मुझे नहीं लगता ये सही एक थिंकिंग है, क्योंकि ये स्ट्राइक कोर जो है इट इज नॉट मेंट टू डिटर कॉन्फ्लिक्ट। एक तरह से इट इज लाइक अ कन्वेंशनल ऑप्शन। और जो लद्दाख में जो चाइना ने किया इट्स अ अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ अ डिप्लॉयमेंट, जो उनकी जो एक तरह से एक मिलिट्री पोस्चरिंग उन्होंने किया रैपिड डिप्लॉयमेंट करके। सो इट इज नॉट it wouldn't be right to say कि अगर हमारे पास स्ट्राइक कोर होती तो वो ये नहीं करते। एंड दैट इज एन it is an conventional war की जो ऑप्शन वो बना रहे थे। एंड हो सकता है अगर स्ट्राइक कोर होती भी तो the Ladakh incident would have still happened the way it did. It was just about surprise कि उन्होंने कुछ दिन की जो एडवांटेज उनको एक ओपनिंग दिखा, उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया और शायद एक तरह से हमें वो दे टुक अस बाय सरप्राइज, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था एक तरह से। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन स्ट्राइक कोर को अगर उनको करना चाहिए था देन मनीष तिवारी को ये भी पूछना है कि व्हाई डिड द प्रीवियस गवर्नमेंट नॉट केटर फॉर द फंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसकी जो है इट्स अबाउट फंडिंग, क्योंकि आप 80-90 हजार सिपाहियों को रिक्रूट कर रहे हो, नए रेजिंग, इट्स अ फ्रेश रेजिंग कि आप 90,000 करीब, इट्स ऑलमोस्ट द साइज ऑफ एन एंटायर यूके की जो आर्मी है, लगभग उसके साइज की एक फौज को आप खड़े कर रहे हो। स्ट्राइक कोर इट्स लाइक 3 डिविजन्स। तो उन्होंने व्हाई डिड दे नॉट केटर फॉर द फाइनेंशियल पार्ट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अब इस मसले पर कू की राय। आज का सवाल था, हर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद डिटेल सार्वजनिक करने की नीति सही है? हाँ कहने वाले 37%, नहीं कहने वाले 63%। आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ललन टॉप को वहाँ पर फॉलो करिए। अलग अलग मुद्दों पर LT शो ऑन कू के नाम से, हैशटैग के नाम से राय भी दे सकते हैं, जिसे शो में दिखाया जाएगा। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।